रात का खाना और शिकायतों की शुरुआत। रात का समय था। घर के सब लोग खाने की मेज पर बैठ चुके थे। टेबल पर मिक्स वेज फुलके और अचार रखा था। बस इतना ही। राघव ने थाली में झांकते हुए कहा, अरे आज दाल नहीं बनी क्या? रसोई से आवाज आई, नहीं भैया, आज शाम को अचानक इतने मेहमान आ गए कि समय ही नहीं मिला। ये कविता थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आवाज में फिर भी नरमी थी। मोहित ने रोटी तोड़ते हुए मुंह बनाया। कम से कम रायता तो होना चाहिए था। ये खाना बहुत सूखा लग रहा है। शारदा देवी ने भी तुरंत बात बढ़ा दी, हाँ बहू, थोड़ा रायता और पकौड़े बना दो। सिर्फ सब्जी रोटी से भला किसका मन भरता है? कविता ने एक पल के लिए अपनी जेठानी सुषमा की तरफ देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की हालत समझ ली। दिन भर घर, बच्चे, रसोई, मेहमान और अब खाना परोसने के बाद भी चैन नहीं। सुषमा ने धीमे से कहा, ठीक है मां जी, अभी बना देते हैं। दोनों फिर से रसोई में चली गईं। रसोई के अंदर की सच्चाई। रसोई में आते ही कविता ने प्लेट काउंटर पर रखी और गहरी सांस ली। दीदी, कभी कभी लगता है हम घर नहीं चला रहे, पूरा का पूरा ढाबा चला रहे हैं। सुषमा हल्का सा हंसी, ढाबा भी कम बोलेगी तू। यहाँ तो ऐसी थाली चाहिए जिसमें दाल भी हो, चावल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, सलाद भी हो, रायता भी हो, पापड़ भी हो, मीठा भी हो। और अगर एक चीज कम हो जाए ना, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी कमी हो गई। कविता ने चिढ़कर कहा, मेरे मायके में तो लोग कभी कभी खिचड़ी और पापड़ खाकर भी खुश हो जाते थे। सुषमा ने तुरंत कहा, धीरे बोल, मांजी ने सुन लिया ना तो फिर नया भाषण शुरू हो जाएगा। अमायके में ऐसा होता होगा, हमारे घर में नहीं। कविता ने दही निकाली। और हमारे घर में क्या होता है? सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, और अगर बीच में मेहमान आ जाएं तो बस समझ लो बहुओं की शामत। सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चल छोड़, पहले रायता बना, वरना बाहर से आवाज आएगी। इतनी देर क्यों लग रही है? दोनों काम में लग गईं। बाहर सबको बस खाना चाहिए था। अंदर जो थकान थी, जो घुटन थी, जो रोज रोज का वही एक जैसा चक्र था, उसे कोई नहीं देखता था। सुबह का आधा घंटा जो उनका अपना था। अगली सुबह घर में थोड़ी शांति थी। बच्चे स्कूल जा चुके थे। राघव और मोहित दुकान पर निकल गए थे। शारदा देवी भी अपने कमरे में थी। आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। सुषमा और कविता 2 कप चाय लेकर बैठी। ये वही समय था जो उन्हें पूरे दिन में शायद सबसे ज्यादा अपना लगता था। कविता ने कप पकड़ते हुए कहा, सच बताऊं दीदी, दिन का यही आधा घंटा मुझे जिंदा रखता है। सुषमा ने धूप की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, नहीं तो पूरा दिन बस यही। नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद। कविता हंस पड़ी। और सबसे बड़ी बात, जो बनाओ उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। सही कहा, सुषमा बोली। कभी नमक कम, कभी तेल ज्यादा, कभी चीज कम, कभी वैरायटी कम। तभी पड़ोसन मीना गेट से अंदर आई। अरे वाह, आज तो दोनों महारानियां धूप सेंक रही हैं। कविता ने मुस्कुराकर कहा, आओ मीना, बैठो, ये हमारा सरकारी ब्रेक चल रहा है। मीना भी पास आकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, अच्छा, तुम लोगों को पता है तुम्हारे घर कोई विदेश से आने वाला है? सुषमा और कविता ने एक साथ उसकी तरफ देखा। कौन? मीना ने थोड़ा रहस्य बनाते हुए कहा, कल तुम्हारी सास मेरी सास से कह रही थी, उनकी बड़ी ननद विमला बुआ दुबई से आ रही हैं। क्या? कविता लगभग उछल पड़ी। और वो भी 10 दिन के लिए। मीना ने बात पूरी की। एक पल के लिए वहां चुप्पी छा गई। कविता ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब 10 दिन तक घर में विदेशी नियम चलेंगे। सुषमा ने आधी हंसी, आधी परेशानी के साथ कहा, मतलब हमारा ये आधा घंटा भी गया। मीना बोली, अरे इतना क्यों डर रही हो? कविता बोली, तू नहीं समझेगी मीना, जो भी बाहर से आता है ना, मांझी उसे लेकर ऐसे एक्साइटेड हो जाती हैं जैसे घर में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ रहा हो। फिर घर के पर्दे बदलो, बिस्तर बदलो, बिस्किट बदलो, चाय बदलो, और बहुओं का चैन तो सबसे पहले बदलो। सुषमा ने जोड़ दिया। और ऊपर से कंपैरिजन, वो वहां ऐसे रहते हैं, तुम लोग कुछ सीखो। मीना हंसने लगी। चलो, कुछ दिन की बात है। कविता बोली, कुछ दिन? बहन, जिनको बनाना पड़ता है ना, उनके लिए एक दिन भी बहुत होता है। विदेश वाली बुआ के स्वागत की तैयारी। जैसे ही दोनों घर के अंदर आईं, शारदा देवी की आवाज गूंज रही थी, सुषमा, ये कौन सी चादर निकाल दी तुमने? कुछ अच्छा सा बिछाओ, विमला दीदी दुबई से आ रही हैं। कविता ने धीरे से बुदबुदाया, तो क्या सोने की कढ़ाई वाली बिछा दे? कुछ कहा तुमने? शारदा देवी ने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा। कविता तुरंत बोली,
नहीं मां जी, मैं तो कह रही थी कि कमरे का एसी भी चेक कर लेते हैं। शारदा देवी बोली, हाँ, वो भी देख लेना। और सुनो, उनके कमरे में अच्छे वाले कुशन रखना, टेबल पर बिस्किट मत रखना, कुकीज रखना, और हाँ, चाय मत रखना। उनके लिए ग्रीन टी रखनी है, ब्राउन शुगर के साथ। कविता ने सुषमा की तरफ देखा और बहुत मुश्किल से हंसी रोकी। कमरे में जाते ही वो धीमे से बोली, दीदी, कल तक मांझी को ग्रीन टी का टेस्ट नहीं पता था, आज ब्राउन शुगर तक याद है। सुषमा बोली, विदेश से रिश्ता जुड़ते ही नॉलेज अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। दोनों चादर बदलने लगी। उधर बाहर से फिर आवाज आई, और सुनो, उनके सामने ढंग से रहना, ज्यादा खिलखिलाना मत। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। कविता ने धीरे से कहा, अगर आप कहो तो हम अंग्रेजी में जी मांझी बोलना शुरू कर दें। सुषमा ने कोहनी मारी, चुप रह, सुन लेंगी तो सच में कह देंगी। बुआ का आगमन। रात को आखिरकार विमला बुआ आ पहुंची। दरवाजा खुला, सूटकेस अंदर आए, और उनके साथ घर में एक अलग ही उत्साह घुस आया। अरे शारदा! विमला बुआ ने आते ही आवाज लगाई, कैसी हो? शारदा देवी अचानक से बहुत संभली हुई आवाज में बोली, आई एम फाइन दीदी। ये सुनते ही सुषमा और कविता ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की हंसी बस छूटने ही वाली थी। विमला बुआ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा, अच्छा, ये हैं घर की बहुएं, बहुत प्यारी हैं। फिर उन्होंने बैग खोला और 2 बड़े पैक निकाले। ये लो, तुम्हारे लिए दुबई से चॉकलेट्स लाई हूँ। कविता ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बुआ जी। लेकिन मन में सोचा, इतनी तैयारी, इतना तनाव, और गिफ्ट में चॉकलेट्स। शारदा देवी तुरंत बोली, दीदी, आपके लिए ग्रीन टी बनवाऊं? विमला बुआ ने तुरंत हाथ हिलाया, अरे ना बाबा ना, मुझे यहाँ आकर ग्रीन टी नहीं पीनी, मुझे तो अच्छी सी अदरक वाली दूध की चाय चाहिए, वो भी बड़े कप में। कविता ने सिर नीचे कर लिया। अगर उसने ऊपर देखा होता तो उसकी हंसी पकड़ी जाती। शारदा देवी थोड़ी सकपका गई। अच्छा, हाँ, अभी बनवाती हूँ, विमला बुआ बोली, और अगर साथ में कुछ गरम गरम मिल जाए ना तो मजा आ जाए। कविता के मन में तुरंत आया, लो, अभी आई और काम शुरू। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। सुषमा ने सोचा था कि आज साधारण नाश्ता होगा। कविता ने भी यही उम्मीद की थी, लेकिन विमला बुआ ने आते ही नई घोषणा कर दी। देखो, उन्होंने बहुत समझदारी वाले अंदाज में कहा, सुबह का खाना सबसे जरूरी होता है, नाश्ता हमेशा भरपूर होना चाहिए। शारदा देवी ने तुरंत हामी भरी, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। विमला बुआ बोलती चली गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाय और 2 बिस्किट। सुबह अच्छा खाना चाहिए, जैसे बेसन, चीला, दही, फ्रूट प्लेट, ड्राई फ्रूट मिल्क, और अगर हो सके तो थोड़ा मीठा भी। कविता की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से सुषमा के कान में कहा, दीदी, ये नाश्ता है या मिनी वेडिंग मेन्यू? सुषमा बोली, अब गया हमारा सुबह का आराम। शारदा देवी बोली, सुन लिया ना, आज से सुबह का नाश्ता अच्छा बनना चाहिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मां जी। लेकिन अंदर से वो समझ चुकी थी कि अब नई मुसीबत शुरू हो चुकी है। एक सुबह उसने आटा गूंथते हुए कहा, दीदी, पहले कम से कम सुबह के इस टाइम में चैन से चाय पी लेते थे, अब तो ऐसा लग रहा है सुबह ही सबसे बड़ा बैटल टाइम बन गया है। सुषमा ने गैस पर तवा रखते हुए कहा, रात का खाना पहले ही भारी बनता था, अब सुबह भी फेस्टिवल होने लगा है। कविता बोली, और मजे की बात देखो, जिन्होंने नियम बनाया है वही सबसे ज्यादा कमेंट भी करती हैं। सुषमा हल्का सा हंसी, हाँ, अगर चीले क्रिस्प ना हो तो प्रॉब्लम, अगर जूस थोड़ा कम ठंडा हो तो प्रॉब्लम, अगर फल छोटे कटे हो तो प्रॉब्लम। कविता अचानक बैठ गई, दीदी, सच कह रही हूँ, ऐसे चला ना तो हम दोनों का नाम बहू से बदलकर बावर्ची रख देना चाहिए। सुषमा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट भी थी, थकान भी, और एक हल्की सी चमक भी, जैसे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो। अगर सामने वाला रूल बनाकर हमें परेशान कर सकता है, सुषमा धीरे से बोली, तो हम भी उसी रूल को उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। कविता ने भौहें चढ़ाई, मतलब? सुषमा ने धीमे स्वर में कहा, जब नाश्ता इतना हैवी होना चाहिए तो डिनर लाइट होना चाहिए। कविता कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। दीदी, वो बोली, आप बाहर से शांत लगती हो लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक हो। योजना तैयार। उस रात दोनों रसोई में बहुत आराम से काम कर रही थीं। न ज्यादा बर्तन, न ज्यादा भाग दौड़, न 6 तरह की चीजें, न अलग अलग डिमांड। कविता ने पूछा, पक्का? बस सूप, सैलेड और टोस्ट? बिल्कुल, सुषमा बोली, और रीजन भी रेडी है, हेल्थी लाइफस्टाइल। कविता हैंस दी। और अगर किसी ने पूछा कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल कहाँ हैं? सुषमा ने जवाब दिया, तो कह देंगे, रात को हल्का खाना चाहिए,
बॉडी को आराम मिलता है, नींद अच्छी आती है। और ये बात तो बुआ जी भी मानेंगी, है ना? अब दोनों को पहली बार लगा कि उनके हाथ में भी कोई चाल है। डिनर टेबल पर बड़ा झटका। रात को सब लोग खाने के लिए बैठे। राघव ने ढक्कन उठाकर देखा। मोहित ने थाली आगे खिसकाई। शारदा देवी ने मेज पर नजर दौड़ाई। टेबल पर सिर्फ टमाटर का सूप, हल्का सलाद और टोस्ट रखा था। ये क्या है? राघव ने पूछा। डिनर, सुषमा ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा। मोहित ने हैरानी से पूछा, सिर्फ ये? कविता बोली, हाँ, हमने सोचा अब घर में हेल्दी रूटीन होना चाहिए। सुबह अच्छा हेवी ब्रेकफास्ट और रात को लाइट डिनर। शारदा देवी ने तुरंत विमला बुआ की तरफ देखा। विमला बुआ ने हल्की सी मुस्कान लाई। हाँ, वो लाइट डिनर अच्छा होता है। राघव ने टोस्ट हाथ में लेकर कहा। लेकिन इससे पेट कैसे भरेगा? कविता ने एकदम सीधे चेहरे से कहा। स्वास्थ्य में ही सुख है भैया, मोहित बोला। और हमारा सुख? सुषमा ने कहा। 2-3 दिन में आदत हो जाएगी। शारदा देवी को बात समझ आने लगी थी, लेकिन अब वो सीधे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि रूल घर में बुआजी की विजडम के नाम पर आया था। विमला बुआ ने सूप का चम्मच उठाया। अच्छा है, उन्होंने कहा। हल्का है, कविता ने तुरंत जवाब दिया। बस यही तो चाहिए बुआ जी। हल्के डिनर का असर। एक रात सूप, दूसरी रात दलियां, तीसरी रात उबली सब्जियां, चौथी रात सलाद और टोस्ट। अब सबकी हालत खराब होने लगी। राघव बोला, मुझे रात को खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। मोहित बोला, हाँ, आधी रात को भूख लग जाती है। शारदा देवी भी अब बेचैन रहने लगी। उन्हें खुद भी समझ आने लगा कि थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन रोज रोज इतना हल्का खाना सबके बस का नहीं। एक दिन उन्होंने बहुओं को बुलाया। देखो बहू, उन्होंने थोड़ी नरमी से कहा, इतना भी हेल्दी होना जरूरी नहीं है। कविता ने मासूमियत से पूछा, क्यों मां जी? आप ही तो कह रही थीं कि बाहर वाले लोग कितना सही खाते हैं। शारदा देवी ने बात संभालते हुए कहा, अरे, हर बात हर जगह पर लागू नहीं होती। सुषमा ने धीरे से कहा, पर बुआ जी तो कह रही थी। उसी समय विमला बुआ भी वहीं आ गईं। उन्होंने हालात समझ लिए थे। वो खुद भी 2 दिन से परांठे याद कर रही थीं। उन्होंने हंस कर कहा, अरे बेटा, अपने घर का खाना अपने घर का ही होता है। थोड़ा बहुत अच्छा खाना, थोड़ा सिंपल खाना, बैलेंस होना चाहिए। कविता ने तुरंत कहा, मतलब आज रात नॉर्मल खाना बना दे? विमला बुआ बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी आज अच्छे से सब्जी, रोटी और थोड़ा चावल खाने का मन है। शारदा देवी ने राहत की सांस ली। हाँ बहू, अब पहले जैसा ही बनाओ। कविता और सुषमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे दोनों समझ गईं। योजना सफल हो चुकी थी। जीत का सुकून। अगली सुबह फिर वही पुराना सुकून लौट आया था। आंगन में धूप थी, 2 कप चाय थी और दोनों बहुओं के चेहरों पर कई दिनों बाद चैन था। कविता ने कप उठाते हुए कहा, दीदी, मानना पड़ेगा, आपकी चाल सीधी थी, लेकिन लगी बहुत सही जगह। सुषमा मुस्कुराई। कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए उससे बहस नहीं करनी पड़ती, बस उसके नियम उसी पर लागू करने पड़ते हैं। दोनों हल्का सा हंस पड़ी। तभी गेट से फिर मीना अंदर आई। वाह, लगता है विदेशी तूफान निकल गया, कविता बोली। हाँ, और जाते जाते हमारी रसोई का संविधान वापस कर गया। मीना हंसते हुए बैठ गई। चलो अच्छा हुआ। सुषमा ने चाय की चुस्की ली। अब घर में वही होगा जो सबके बस का हो, न जरूरत से ज्यादा दिखावा, न बेवजह की मेहनत। मीना थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने वही किया जिसके लिए वो मशहूर थी। एक और खबर का बम गिरा दिया। अच्छा सुनो, उसने धीमे से कहा, अगले महीने तुम्हारी सास की छोटी मौसी सिंगापुर से आने वाली है। दोनों के हाथ हवा में ही रुक गए। क्या? कविता और सुषमा एक साथ बोली। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर तीनों की हंसी एक साथ छूट गई। कविता बोली, दीदी, इस बार पहले से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। सुषमा बोली, हाँ, इस बार फॉरेन रिलेटिव आते ही हम मेन्यू नहीं, रूल्स रेडी रखेंगे। और आंगन में फिर से हंसी गूंज उठी। तो ये थी एक मजेदार कहानी